हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट मूवर इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग प्रोनाउन का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट में प्रोनाउन के डेफिनेशन, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और प्रोनाउन के टाइप्स में से पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन का पढ़ा दिया था आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इस पार्ट को देखने के पहले अगर आपने प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पहले प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आज अपन शुरू करते हैं प्रोनाउन का पार्ट सेकंड, या कहें कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, जैसा कि फर्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, पर्सनल प्रोनाउन और उसके बारे में डिटेल में उसका यूज भी डिस्कशन हो गया था। आज अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रोनाउन का सेकंड टाइप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक इंपॉर्टेंट टर्म है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, और इसके वर्ड्स केवल दो हैं, लेकिन उनके यूजेस में हमें डाउट्स होते हैं। उसी चीज को क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। रेसिप्रोकल वर्ड से समझने का प्रयास करिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का एक हिंदी मीनिंग आप समझ लीजिए, आपसी। रेसिप्रोकल का मतलब समझ लीजिए क्या? आपसी। मीन्स एक ऐसा वर्ड जो आपस के संबंधों की बात करे, या अपन एक वर्ड ले लें आपस में, अगर इस मीनिंग को डिफाइन करता है तो ध्यान रखिए वो एग्जाम्पल होता है किसका? रेसिप्रोकल का। ठीक है, मतलब जो परस्पर रिलेशनशिप को, संबंधों को डिफाइन करते हैं प्रोनाउन, वो क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो एग्जांपल्स हैं इसके, दो वर्ड्स हैं जो इसके एग्जांपल्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। एक वर्ड है ईच अदर और दूसरा वर्ड है वन अनदर। और जो हमें डिस्कशन करना है, चूंकि आपको मालूम है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रोनाउन की या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की या किसी भी ग्रामर के टर्म की डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, आपसे यूज पूछा जाता है। एरर्स आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वर्ड्स का करेक्ट यूज आता है, और वो आप एग्जाम्पल का यूज करके समझ पाओगे। इसलिए आप इनको ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड है ईच अदर और दूसरा वर्ड है वन अनदर। तो आइए समझते हैं इनका यूज क्या है। पहले तो आप इन दोनों की मीनिंग समझते होंगे, और दोनों की मीनिंग में एक ही वर्ड आता है क्या? आपस में। ठीक है, दोनों के मीनिंग में एक वर्ड कॉमन आता है क्या? आपस में। अगर ये दोनों के लिए है तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से समझ लीजिएगा। जब हम दो के बीच की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं केवल दो के बीच आपसी संबंध की, तो हम यूज करते हैं किसका? ईच अदर का। केवल कितने? दो। और जब हम बात करते हैं दो से अधिक के, मोर देन टू, ये इजी टर्म है इसको समझने का। अगर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू, वी यूज ईच अदर, एंड इफ वी आर डिस्कसिंग about the relationship between more than two or among more than two, then we use one another. एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंस वाइज। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, these two brothers love, ठीक है, डॉट डॉट। अब अगर यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए वही सेम ईच अदर और वन अनदर का, तो आप देखिए ध्यान से, क्लियरली सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि बात कितने लोगों की हो रही है? दो की। और जब दो की बात होगी तो हम यूज करेंगे किसका? ईच अदर का। ठीक है, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, रमन and
आई रिस्पेक्ट डॉट डॉट, रमन एंड आई रिस्पेक्ट डॉट डॉट। यहां पे भी देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, रमन एंड आई की। तो यहां पे भी जो मीनिंग यूज होगी, जो वर्ड यूज होगा, वो कौन सा वर्ड यूज होगा, ईच अदर। रमन एंड आई रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट मीनिंग निकालना चाहें तो हिंदी में ध्यान रखना, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, एक दूसरे, ठीक है, मतलब परस्पर। सीधी से मीनिंग निकल के आती है क्या, परस्पर। तो ध्यान से समझिए, चाहे वो ईच अदर हो, चाहे वो वन अनदर हो, दोनों वर्ड की मीनिंग सेम होगी। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं, द स्टूडेंट्स हेल्प डॉट डॉट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, द स्टूडेंट्स हेल्प डॉट डॉट, यहां पे जो स्टूडेंट्स वर्ड लिखा हुआ है प्लूरल को इंडिकेट करता है। हम ये मान के चलते हैं कि मोर देन टू को इंडिकेट करता है, तो अपन यहां पे किसका यूज करेंगे, वन अनदर का, ठीक है। ऑल्दो ध्यान रखिएगा, जब तक यहां पे स्टूडेंट्स की नंबर नहीं दी है तब तक आप इसको दो भी मान सकते हो और दो से ज्यादा भी मान सकते हो। तो आप प्रेफर कर सकते हो यूज करना वन अनदर का, और आप चाहो तो यहाँ पे ईच अदर का भी यूज कर सकते हो। अब एग्जांपल समझिए, अगर मैं लिखता हूं these 5 boys, these 5 boys quarreled डॉट डॉट। अब आप यहां पे देखिए, आपको क्लियरली एक वर्ड दे दिया गया है, क्या, 5 बॉयज, मतलब नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 5 है, 2 से ज्यादा है। अब आप केवल एक ही वर्ड का यूज कर सकते हो, वन अनदर। होप कि आप ये बात समझ रहे हो। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे केवल दो की तो हम यूज करेंगे ईच अदर का। जब हम बात कर रहे होंगे दो से अधिक की तो हम यूज करेंगे किसका, ईच अदर का। सॉरी, अगर हम बात कर रहे होंगे दो से अधिक की तो यूज करेंगे वन अनदर का, और अगर हम बात कर रहे होंगे केवल दो की तो हम यूज करेंगे ईच अदर का, ठीक है। और मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इसके आगे जब अपन बात करते हैं, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, वी ऑल हेल्प डॉट डॉट। अब आप ध्यान से समझिए, वी ऑल हेल्प, जब यहाँ पे वी आ गया, अब आपको पता है वी इंडिकेट करता है प्लूरल को, तो जब ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, जाहिर सी बात है मोर देन टू, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वन अनदर का, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में आ जाए कि रीता एंड सीता, रीता एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, रीता एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, they help dot dot in every work। अब यहां पे ध्यान से समझिए, मैंने बताया आपको, अगर एक सेंटेंस में लिखो यहां पे दे डॉट डॉट, या लिख देता हूं दे लव डॉट डॉट, ठीक है। अब आप यहां पे चाहो तो ईच अदर का भी यूज कर सकते हो, अगर आप यहां पे चाहो तो वन अनदर का भी यूज कर सकते हो। माइंड को फिक्स मत करना, यूज को समझने का प्रयास करना। अगर आप यहां पे लिखते हो दे लव ईच अदर,
इट मींस दैट हम मान रहे हैं कि दे जो है वो दो व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो हमें यूज किसका करना पड़ेगा, दो का, वो चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। अगर हम दो एक से ज्यादा ले रहे हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक ले रहे हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा किसका, दे का। अब अगर हमने लिखा दे लव ईच अदर, तो इसका मतलब हम दे को दो ही पर्सन मान रहे हैं कि दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हमने एक सेंटेंस लिखा दे लव वन अनदर, ठीक है, दे लव वन अनदर, इट मींस दैट हम ये मान रहे हैं कि दे जो है, मान लीजिए 10 भाइयों का एक ग्रुप है, वो 10 भाई हैं, उनके लिए हम एक वर्ड डिनोट कर रहे हैं क्या, दे, तो हमने लिख दिया दे लव वन अनदर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम ईच अदर भी लिख सकते हैं, वन अनदर भी लिख सकते हैं, मीनिंग में थोड़ा सा अंतर आएगा। ईच अदर लिखने पर दे दो का बोध कराएगा, और अगर हम वन अनदर लिखते हैं तो जो दे है वो प्लूरल का सेंस करेगा, दो से अधिक के लिए। अब यहाँ पे समझिए, रीता एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, हम बोल रहे हैं रीता और सीता जो है वो अच्छी दोस्त हैं। दे हैव डॉट डॉट इन एवरी वर्क, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, रीता और सीता बहुत अच्छी दोस्त हैं, वे एक दूसरे की हर काम में मदद करती हैं। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ये जो दे वर्ड यूज हो रहा है, क्या वो मोर देन 2 का सेंस लेके जाएगा, तो आपका आंसर होगा नो। अगर वो केवल 2 का सेंस लेके जाएगा तो हम एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे, ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर हम लिख रहे हैं कभी भी कि दो की मीनिंग का सेंस लेकर, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ईच अदर का। अगर हम अपने सेंटेंस में मोर देन 2 का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, अगर हमारा जो सेंस आ रहा है वो 2 से अधिक का आ रहा है, तो हम यूज करेंगे किसका, फिर वन अनदर का। उम्मीद करता हूं कि ईच अदर और वन अनदर का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए, एक सेंटेंस में लिखता हूं, ऑल द प्लेयर्स इंजर्ड डॉट डॉट इन द प्ले ऑफ कबड्डी, ठीक है। ऑल लिखिए, द प्लेयर्स लिखिए, ठीक है। ऑल द प्लेयर्स इंजर्ड डॉट डॉट इन द प्ले ऑफ कबड्डी। अब एक कबड्डी का मैच चल रहा था, उस कबड्डी के मैच में जो प्लेयर्स थे उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, चोट पहुंचाई, ठीक है, एक दूसरे को क्या किया, चोट पहुंचाई। ऑल बल्कि मैं यहां से हटा देता हूं तो मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो खिलाड़ी जो थे उस कबड्डी के गेम में उन्होंने एक दूसरे को क्या करी, चोट पहुंचाई। तो जब एक दूसरे को चोट पहुंचाई तो आपको मालूम है कि प्लेयर्स की नंबर मोर देन 2 रही होगी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वन अनदर, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, आई विजिटेड अ स्कूल yesterday the students of the school dot dot, या लिख देता हूं हेल्प डॉट डॉट इन एवरी वर्क, ठीक है। आज का सेंटेंस है, तो ध्यान से समझिएगा, आई विजिटेड अ स्कूल यस्टरडे, मैंने कल एक स्कूल का विजिट किया। अब जब मैं उस स्कूल में गया तो मैं क्या देखता हूं कि द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हेल्प डॉट डॉट एवरी इन एवरी वर्क। तो यहां पे आप ध्यान से समझिए, ये जो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं वो कौन है, उस स्कूल के बच्चे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये उस स्कूल के बच्चे हैं तो इनकी नंबर जो होगी वो मोर देन 2 होगी, और जब मोर देन 2 की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, वन अनदर का, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वन अनदर का। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जब हम बात करते हैं मोर देन
टू की, मोर देन टू की तो हम यूज करते हैं वन अनदर का, और जब हम बात करते हैं ओनली टू की तो हम यूज करते हैं ईच अदर। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। अगर एक सेंटेंस लिखा हो वी ईच, इस पर मैं आगे चल के प्रोनाउन का टाइप पढ़ूंगा, उस पर भी बात करूंगा। एक सेंटेंस लिखा हो वी ईच और इसके साथ में वर्ब लिख दूं, मान लीजिए कॉमन सी वर्ब लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है, या रिस्पेक्ट चलिए कर देते हैं हेट, वी ईच हेट, ठीक है, डॉट डॉट। अब यहां पे आपसे पूछा जाए क्या भरेंगे, तो आपको मालूम है जो वी है वो टू का भी सेंस रखता है और मोर देन टू का भी सेंस रखता है। अब समस्या आ गई हमारे पास, हम इसको क्या माने, टू माने या मोर देन टू माने, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए कि वी के साथ क्या लगा हुआ है, ईच, और ध्यान रखिएगा ईच का यूज दो और दो से अधिक के सेंस में होता है, दो और दो से अधिक के सेंस में होता है। तो ये दो का भी सेंस रख सकता है और दो से अधिक का भी सेंस रख सकता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं वन अनदर का, और दूसरा यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसका, ईच अदर का। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ईच का जो सेंस है वो दो के लिए भी यूज हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी यूज हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब ईच लिख दिया हमने तो वो अगर हम टू का कॉन्टेक्स्ट लेके चले तो हम यूज कर लेंगे किसका, ईच अदर का। अगर हम मोर देन टू का कॉन्टेक्स्ट लेके चले तो यूज कर लेंगे किसका, वन अनदर का। इसका मतलब क्या है, मैं क्यों ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं जिसमें आप वन अनदर का भी यूज कर सकते हो और ईच अदर का भी यूज कर सकते हो। इसका सीधा सा अर्थ ये है, ध्यान रखिएगा कि हम फिक्स नहीं करेंगे। फिक्स तभी होगा जब एग्जैक्ट नंबर दे दी जाए, जब हम न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो, हम कोई नंबर लिख रहे हो और उस नंबर के साथ प्लूरल नाउन लिख रहे हो। ध्यान से समझिए, अगर हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव लिख रहे हो, मतलब कोई नंबर लिख रहे हो और उस नंबर के साथ अगर हम प्लूरल नाउन लिख रहे हो, तो अगर हमने टू लिखा और टू के साथ बॉयज लिखा, टू के साथ क्या लिखा, बॉयज लिखा, अब इसके सेंस में यूज करना है तो आप एक ही वर्ड लगा पाओगे, क्या, ईच अदर, ठीक है। अगर आपने टू लिखा, ठीक है, अगर आपने टू लिखा और टू के साथ स्टूडेंट्स लिखा और इसके साथ अगर आपको वन अनदर या ईच अदर का यूज करने के लिए आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा केवल एक ही वर्ड लगा पाओगे, क्या, ईच अदर। लेकिन अगर आपने यहां पे ध्यान से समझिए, अगर आपने 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, मोर देन 2 कुछ भी, और उसके साथ बॉयज लिख दिया, एग्जैक्ट नंबर दी हुई है, तो आपको केवल और केवल किसका यूज करना है, वन अनदर का। केवल और केवल किसका यूज करना है, वन अनदर का। पर आप ध्यान रखिए अगर किसी सेंटेंस में केवल लिख दिया गया क्या, द बॉयज, केवल क्या लिख दिया गया, द बॉयज, अब तो आप नहीं बता सकते हो ना, अब आप नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं या 2 से अधिक है। आप इसको 2 भी ले सकते हो, अगर 2 स्टूडेंट होंगे तब भी प्लूरल तो हमें द बॉयज लिखना पड़ेगा। अगर 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तब भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, द बॉयज लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम ईच अदर का भी यूज कर सकते हैं और वन अनदर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं और उसका भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर करा लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया कि आपको यूजेस सीखने हैं, ठीक है। और जब आप यूज सीखोगे तो यूज के लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेशन सीखनी आसान है, यूज सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके आगे की जब हम बात करते हैं, जैसे एक सेंटेंस आ गया कि बोथ ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ द बॉयज डॉट डॉट या हेट डॉट डॉट वेरी मच। अब ऐसा ले दिया गया, अभी मैंने बताया अगर द 2 बॉयज लिखा हुआ है, ईच अदर लगा दो, 3 बॉयज, 4 बॉयज, 5 बॉयज, 10 बॉयज लिखा हुआ है, वन अनदर लगा दो। एग्जैक्ट नंबर दी है 2 है तो ईच अदर, आंख बंद करके। अगर एग्जैक्ट नंबर दी है 2 से अधिक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी कुछ है, मैनी है, तो आपको क्या करना है, वन अनदर लगा देना है। अब क्या कह दिया गया, द बॉयज तो लिखा है,
ठीक है। और मैंने बताया अगर द बॉयज है तो आप ईच अदर भी लगा सकते हो और वन अनदर भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चों ध्यान से समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ द बॉयज। आपको क्लियरली पता है बोथ का मतलब क्या है, दोनों, ऑल टू। ठीक है, तो बात केवल किसकी हो रही है, दो की। और जब बात केवल दो की हो रही है तो आप यूज किसका कर सकते हो, ईच अदर का। यहाँ पे आप वन अनदर का यूज नहीं कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये प्रोनाउन का टाइप आपके समझ में आ गया रेसिप्रोकल का, तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ईच अदर और वन अनदर का यूज। डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके यूज को जानना। जब भी हम बात कर रहे होंगे केवल और केवल दो की, हम यूज करेंगे ईच अदर का। जब हम बात कर रहे होंगे मोर देन टू की, तो हम यूज करेंगे किसका, वन अनदर का। आइए चलते हैं प्रोनाउन के तीसरे टाइप्स की तरफ। प्रोनाउन का जब हम तीसरा टाइप देखेंगे तो तीसरा टाइप आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ध्यान से समझिए, वर्ड से समझ लीजिए पहले, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को वर्ड से समझाऊं। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, और आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है वो वर्ब होती है डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना। और आपको मालूम है कि बांटते हम कब हैं, जब वो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी या नंबर में हो। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी या नंबर में हो तो हम उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो सीधी सी बात है, a pronoun which is used to distribute more than two nouns are pronoun in the sense of one। फिर से समझ लीजिए, a pronoun which is used to distribute more than two or more than two pronouns or nouns in the sense of one। ध्यान से समझिए, जैसे हमने लिखा क्या, the boys, हमने क्या लिख दिया, द बॉयज। अब आपको पता है ये या तो टू होगा या मोर देन टू होगा। ठीक है, हमने लिख दिया द स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता है कि ये क्या होगा, टू होगा या मोर देन टू होगा। तो जब हम किसी भी वर्ड में ये सेंस पा रहे हो कि ये दो है या दो से अधिक है, अब एक ऐसा वर्ड लिखते हैं इसके साथ हम जोड़कर जो इनमें से एक का सेंस बताए। ठीक है, दो या दो से अधिक हैं ये नाउन, लेकिन इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे किसमें, एक के सेंस में। जैसे ध्यान से समझिए, हमने लिखा एक वर्ड ईच। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, एक वर्ड ईच। हमने एक वर्ड क्या लिख दिया, ईदर। अब देखिए ध्यान से, ईच ऑफ द बॉयज, द नंबर ऑफ बॉय इज मोर देन वन, और you can say the number of boys is two or more than two, and by using each we are distributing the boys in the sense of one। अगर हम each का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम बॉयज की नंबर जो मोर देन टू है, जो टू है, तो उसको हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं, वन के सेंस में। ईच ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान रखिएगा दो स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों में से एक। ठीक है, तो दोनों सेंस में देखिए आप, यहां पे बॉयज की नंबर टू और मोर देन टू, ईच का यूज करके हम एक का सेंस लेके आ रहे हैं। द स्टूडेंट्स की नंबर टू है यहाँ पे, क्योंकि इधर का यूज कर रहे हैं। आगे डिफाइन करूंगा कि क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूं दो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स की नंबर दो है और यहाँ पे हम यूज किसका कर रहे हैं, इधर का, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दो विद्यार्थियों में से एक। ठीक है, दो विद्यार्थियों में से एक। तो दोनों जगह पे हमने क्या किया, जो नाउन या प्रोनाउन की नंबर मोर देन टू या टू थी, उसको हमने वन के सेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही प्रोनाउन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दो चार वर्ड गिनती के हैं इसमें भी। एक वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ईच, दूसरा वर्ड होता है ईदर, और तीसरा वर्ड होता है नीदर। ठीक है, इन वर्ड्स का यूज अपन जनरली किस सेंस में करते हैं,
दो या दो से अधिक नाउन की नंबर को या प्रोनाउन की नंबर को एक के सेंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इनके यूजेस की तरफ आते हैं। तो पहला सेंस तो आप ये समझ लीजिएगा ध्यान से, दीज ऑल वर्ड्स आर सिंगुलर वर्ड्स। ठीक है, दीज ऑल आर सिंगुलर वर्ड्स। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे सिंगुलरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सिंगल नंबर को बताते हैं, सबकी मीनिंग में एक का सेंस आएगा। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, इधर लिखते हैं, इधर का मतलब होता है क्या, कोई एक। नीदर लिखते हैं तो नीदर का मतलब होता है क्या, कोई एक भी नहीं। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्लूरल के सेंस में यूज होगा। ठीक है, सेंस होता है इसका क्या, प्रत्येक। और ध्यान रखिएगा ये यूज होगा किसके लिए, नंबर, ये टू भी डिफाइन करेगा और मोर देन टू भी डिफाइन करेगा। मोर देन टू, टू और मोर देन टू को डिफाइन करेगा। ईदर और नीदर ध्यान रखिएगा, यूज में बता रहा हूं, फिर एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। ईदर और नीदर का आप ध्यान रखिएगा, दोनों की मीनिंग कोई एक होती है। अब चूंकि नीदर जो है वो नेगेटिव वर्ड है तो उसकी मीनिंग हम ले लेते हैं कोई एक भी नहीं। ठीक है, कोई एक भी नहीं। हालांकि इंग्लिश को प्रयास आप करिएगा कि इंग्लिश से समझिए, हिंदी से नहीं, फिर भी मैं आपको क्लियरिटी रहे इसलिए मैं समझा ले रहा हूं। इधर कोई एक और नीदर आप समझ लीजिएगा कोई एक भी नहीं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो हम यूज करते हैं, दोनों का यूज करते हैं वो सिर्फ टू के लिए होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, टू के लिए होता है। इधर का मतलब हो जाएगा दो में से कोई एक, नीदर का मतलब हो जाएगा दो में से कोई एक भी नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। इसमें बहुत सारी चीजें इस एक मात्र सेंटेंस में पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ध्यान से समझ लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके देता हूं। पहली चीज, स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी क्लास के हैं 40 स्टूडेंट्स, हमने उन 40 के 40 विद्यार्थियों को कोई काम दिया था। ठीक है, और वो 40 के 40 विद्यार्थी उस काम को कर गए, तो हमने क्या लिख दिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों में से प्रत्येक। ठीक, अब आप यहां पे ध्यान से समझिए, आप मैक्सिमम टाइम देखते हैं अगर हमने एक सेंटेंस लिखा द स्टूडेंट हैज, आगे ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड हिज वर्क। अगर हमने एक सेंटेंस लिखा द स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखना, हमें क्या लिखना पड़ेगा, है। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो आगे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। सब्जेक्ट को एग्रीमेंट है। ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो अब हम जब ये चीज जानते रहते हैं तो हमें पता लगता है कि यहां तो मैंने स्टूडेंट्स लिखा था, स्टूडेंट्स के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, हैव। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप यहाँ पे हैव लिख देते हो तो आपका जो सेंटेंस है वो हो जाएगा क्या, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जब भी हम किसी सेंटेंस में ऑफ का यूज करके, सेंटेंस के सब्जेक्ट में ऑफ का यूज करके कोई बात कह रहे होते हैं, तो ध्यान रखिए हमारा जो प्राइम सब्जेक्ट होता है या जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, जिस वर्ड को हमने कहां लिख रखा है, ऑफ के पहले। इसको एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करा देता हूं। हालांकि जब मैं सब्जेक्ट को एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें अपन करेंगे, फिलहाल एक सेंटेंस में यूज आ गया इसलिए मैं क्लियर करा देता हूं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि द बुक्स ऑफ दिस आलमिरा, ठीक है, या अपन और भी कोई वर्ड यहां पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा द बुक्स ऑफ दिस आलमिरा, आप ध्यान से समझिए, आगे अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो किसके बारे में कहेंगे, इस आलमिरा के बारे में, अलमारी के बारे में, या बुक्स के बारे में। तो आप सबका आंसर होगा कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, बुक्स के बारे में। द बुक्स ऑफ दिस
अलमीरा, अलमारी तो एक है, ठीक है, लेकिन उनमें बुक्स जो है वो बहुत सारी है। आप ध्यान से समझिए, अगर हमने एक सेंटेंस लिखा कि अ प्लेयर ऑफ आवर टीम, ठीक है, अ प्लेयर ऑफ आवर टीम इज इंजर्ड। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल इस बात को समझने के लिए, अगर हमने लिखा अ प्लेयर ऑफ आवर टीम इज इंजर्ड, ठीक है, तो क्या टीम इंजर्ड है या एक प्लेयर इंजर्ड है? तो आपका आंसर आएगा सर एक प्लेयर इंजर्ड, ठीक है। तो एक प्लेयर इंजर्ड है, ये कैसे पता चला? जब भी हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ऑफ का यूज करके कुछ वर्ड्स को लिख रहे होते हैं, तो ध्यान रखिए, चूंकि आपकी पोजीशन है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करेगा, तो इसके बाद कुछ नाउन या प्रोनाउन जरूर लिखे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए उस सेंटेंस का जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा वो वर्ड होगा जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, और उसको हम कहां लिखेंगे? ऑफ के पहले। तो यहां से समझ में आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप प्लेयर के बारे में, और आप प्लेयर के अकॉर्डिंग ही हमने जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है? इज। उसी तरीके से जब हम इस सेंटेंस की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए यहां पे हम द स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि द स्टूडेंट्स में प्रत्येक की बात कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे ईच को लिख रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया है कि ईच जो है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये चारों वर्ड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? सिंगुलर। और अगर ये वर्ड सिंगुलर है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? कैसे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें इसी सेंटेंस में एक और बात समझाने वाली है कि ध्यान से समझिए, जब हमें पता है कि द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स है, जैसे अगर हम लिखते हैं द बॉय हैज डन हिज टास्क, ये जो हमारे पॉजिटिव केस है जिनके बारे में हमने पहले बात करी है, फर्स्ट पार्ट में बात करी है, ये जो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजिटिव केस होते हैं, उसके लिए मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, ठीक है। अगर हम कोई भी पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो, और खास तौर पर उसका जो सेंस हो कौन सा? हिंदी में अपना का, सेल्फ वाला जो सेंस हो, अगर वो सेंस लेकर यूज कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वर्ड को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। अगर हमने क्या लिखा? द बॉय, तो द बॉय के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? हिज। अगर हम यहीं पे लिख देते क्या? द बॉयज, अगर हम क्या लिख देते? द बॉयज, तो हमें लिखना पड़ता द बॉयज हैव डन देयर। अब हम हिज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने किसी एक बच्चे की बात नहीं करी है, लड़के ने अपना काम कर लिया, तो लड़के ने अपना काम किया, एक ही अपना है, एक ही व्यक्ति है जिसने अपना काम किया। द बॉयज हैव डन देयर वर्क, देयर टास्क, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के थे जिन्होंने अपना काम क्या किया? पूरा कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? जब हम प्लूरल की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा? देयर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब जब हम ये समझ जाते हैं कि अगर सिंगुलर की बात हो तो हिज और हर, लड़का होगा तो हिज, लड़की होगी तो हर, अगर प्लूरल की बात हो फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें किसका यूज करना पड़ेगा? देयर का। अपना के सेंस में, पॉजिटिव केस के लिए, पॉजिटिव या पोजीशन की बात करने के लिए, तो हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? हिज का। सही है क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमने किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच का यूज कर दिया है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में एवरी का यूज कर रहे हैं, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आगे जब अपन इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ेंगे, नो वन, समवन, एवरीवन, इनका यूज कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा उनका पोजीशन हमेशा हिज से डिनोट होता है। उनके पॉजिटिव केस के रूप में हम किसका यूज करते हैं? हिज का। अनलेस कि वो क्लियरली किसी फीमेल को डिनोट करें तब बस नहीं कर सकते, अदरवाइज हम हमेशा किसका यूज करेंगे? हिज का। इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया है? हिज का। तो ध्यान रखिएगा। तो अब इस सेंटेंस के थ्रू मैंने दो तीन बातें आप लोगों को बता दी। हालांकि अपना काम जो था वो किसका था? डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने किसका यूज कर दिया? ईच का। तो ईच का ये काम हो गया। अब ध्यान से समझिए अगला वर्ड, एक वर्ड लिखा हुआ है क्या हमने? ईदर, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, अगर हमने लिखा ईदर ऑफ द बॉयज कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है। अब यहां पे अगर हमने किया
ठीक है, ईदर ऑफ द बॉयज। हमने क्या किया, यहाँ पे दो बच्चे थे, मान लेते हैं एक ए है और एक क्या है, बी है। कोई सम दिया, कोई क्वेश्चन दिया, पर दोनों को नहीं करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों को नहीं करना है। दो में से या तो ये कर सकता है या तो ये कर सकता है, ठीक है, या तो ये कर सकता है या तो ये कर सकता है। तो या ये ए करेगा या वन करेगा, बी करेगा, तो हम किसका यूज करेंगे, ईदर का, क्योंकि मैंने ईदर का सेंस बताया आपको, ध्यान रखिएगा, दो में से एक। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द बॉयज जो है वो मोर देन टू नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, टू ही होगा। अब इससे एक बात यहाँ पे समझिएगा, ये तो चलिए ठीक है, इसमें हमने नंबर नहीं डिफाइन करी है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ईदर ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, ठीक है, ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स कैन सिट हियर, ठीक है, तो आप कहोगे ये करेक्ट है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, ईदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स कैन सिट हियर, ठीक है। अब इसको बताइए क्या ये करेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा ये करेक्ट है और ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इधर की मीनिंग ये नहीं लिखिएगा कि इधर की मीनिंग केवल कोई एक होती है, इधर का मतलब होता है दो में से एक। तो जब हमने क्या किया, ईदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स, मतलब कितनी लड़कियां हैं, 5, और जब 5 लड़कियों में से एक की बात करनी है तो अब हम यहाँ पे इधर का यूज नहीं करेंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, वन ऑफ दीज 5, ठीक है, वन ऑफ दीज 5 गर्ल्स, इन 5 लड़कियों में से एक। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वन का यूज करना पड़ेगा, और जब हमने वन का यूज कर दिया तब जाके सेंटेंस हमारा क्या हो पाएगा, करेक्ट हो पाएगा। अब आप बताइए ध्यान से सोच के समझ के, अगर हम एक सेंटेंस में ये लिखते हैं, अगर हम एक सेंटेंस में ये लिखते हैं कि ईदर ऑफ these girls, either of these girls can sit here, अगर हमने एक सेंटेंस में ये लिखा either of these girls can sit here, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप आंख बंद के कहिएगा ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो these girls है उसकी मीनिंग में हमें केवल क्या सेंस करना पड़ेगा कि गर्ल्स की नंबर केवल और केवल कितनी है, 2, गर्ल्स की नंबर केवल कितनी है, 2 है। अगर ये मोर देन 2 हो जाएगा तो फिर इधर का यूज हमारा क्या होगा, गलत होगा। और बता देता हूं थोड़ा सा, अगर हमने एक सेंटेंस लिखा ईदर ऑफ यू कैन गो ऑन टूर, ठीक है, अब मान लीजिए एक टूर जा रहा है, ठीक है, एक टूर जा रहा है, उस टूर में जाने के लिए 2 भाई हैं, दोनों अपने पापा से बात करते हैं। तो पापा ने क्या कहा कि तुम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, तुम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है। तुमने किसका यूज कर लिया, ईदर का। फिर भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा यू का सेंस क्या होगा, 2, ठीक है, यू का सेंस क्या होगा, 2 होगा। अगर वो 5 भाई होते, 4 भाई होते, 3 भाई होते और फिर पापा को कहना था कि तुम तीनों में से कोई एक जा सकता है, तो यहाँ पे इधर का यूज नहीं कर पाते, किसका यूज करना पड़ता, वन का। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ध्यान रखिएगा जब हम 2 में से एक की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, इधर का। और जब हम मोर देन 2 की बात करेंगे, 2 से ज्यादा की बात करेंगे और उनमें से एक की बात करेंगे तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, वन का। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई हैव 10 फ्रेंड्स, आई हैव 10 फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे पास 10 फ्रेंड्स, ठीक है, डॉट डॉट ऑफ देम इज वेरी रिच। अब आप बताइए, अगर मैं एक नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बताया अपने माइंड को खुला रखिएगा, चीजों को अपने माइंड में आने का प्रयास करने दीजिएगा। अगर आप अपने माइंड को सेट कर लेंगे कि आप देन के साथ हम इधर नहीं लगा पाएंगे या देन के साथ इधर और हम दोनों लगा देंगे हर कंडीशन में, तो आप हमेशा गलत करोगे।
सेंटेंस की सेंस के आधार पे हमेशा हम वर्ड्स का यूज करते हैं, सेंटेंस की मीनिंग के आधार पे हमेशा हम वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं ऑफ देम इज वेरी रिच, ठीक है, ऑफ देम इज वेरी रिच। अगर ये दो होते, ठीक है, दो होते और दो में से मुझे पता नहीं कि अमीर कौन है, ठीक है, दो में से मुझे पता नहीं कि अमीर कौन है, बस मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि उनमें उन दोनों में से कोई एक ही है जो अमीर है, तो मैं यहाँ पे इधर लगा सकता हूँ। अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, 5, 10, 15, 20 लोग हैं और उनमें से एक बहुत अमीर है, तो मैं 1 लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे देम लगा हुआ है, मैं इधर का भी यूज कर सकता हूँ और 1 का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मीनिंग से चेंज हो जाएगी। क्या यहाँ पे और देम के पहले भी हम दोनों का यूज कर सकते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया क्या, आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे पास 10 दोस्त हैं, और ये जो देम यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? 10 फ्रेंड्स के लिए। तो मतलब देम की नंबर कितनी है? 10 है, और हम यहाँ पे इधर का यूज नहीं कर सकते, हमें किसका यूज करना पड़ेगा? 1 का। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जब आपको फ्रेज, जब आपको सेंटेंस का पैराग्राफ, जब आपको सेंटेंस क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा हो कि ये नंबर जो है वो मोर देन 2 है, आप कभी भी इधर का यूज नहीं करिए। सिमिलरली नीदर का भी यूज होता है। नीदर का जब हम यूज करते हैं तो नीदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं, ठीक है, दो में से कोई एक भी नहीं। आप जैसे मान लीजिए 2 बहनें थी, दोनों अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि मुझे टूर पे जाना है, ठीक है, मुझे पिकनिक के लिए जाना है। अगर ऐसा है और पापा कहते हैं 2 में से एक जाओगे, तो इधर का यूज होगा। अगर पापा कहते हैं कि 2 में से कोई नहीं जाएगा, तो क्या होगा? नीदर ऑफ यू विल गो ऑन टूर, ठीक है, नीदर ऑफ यू विल गो ऑन टूर। यहां पे भी ध्यान रखिएगा, ये जो यू है वो केवल किसका सेंस रखेगा? 2, ठीक है। अब अगर बहनों की संख्या 2 से ज्यादा होगी, हमारे पास समस्या ये हमेशा हर मम्मी पापा के 2 ही बहनें तो नहीं होंगी, हर क्लास में 2 ही बच्चे तो नहीं होंगे। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, और मैम कहती है या टीचर कहता है क्लास का कि तुम में से कोई भी नहीं, 40 में से कोई भी नहीं, तो वो किसका यूज करेगा? नीदर तो कर नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि नीदर 2 ही का सेंस रखेगा, तो उसको यूज करना पड़ेगा क्या? नन ऑफ यू, none of you will go on tour, ठीक है। तो यहां पे जो यू है वो ध्यान रखिएगा किसका सेंस रखेगा? 2 से अधिक का। तो जब हम बात कर रहे हो केवल 2 की, तभी हम किसका यूज कर सकते हैं? नीदर का। अगर वहां पे जो मीनिंग आ रही है वो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 2 से अधिक का सेंस रख रहा है, तो हम कभी भी नीदर का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें किसका यूज करना पड़ेगा? नन का। अब करेक्शन कैसे आएगी सेंटेंस? एक सेंटेंस अगर आ गया, अब तो इजी है, हालांकि मैं अभी ये टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं तो सबके सब बता लेंगे। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, नीदर ऑफ द 10 गर्ल्स completed her task, ठीक है, neither of the 10 girls completed her task। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर कोई पूछे कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इतना कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। सुधारे कैसे? ध्यान रखना, ये जो नीदर है वो किसके लिए यूज होता है? 2 के लिए। किसके लिए यूज होता है? 2 के लिए। तो या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 गर्ल्स, या तो फिर यहाँ पे नीदर नहीं होना चाहिए। तो अगर गर्ल्स की नंबर 10 ही है तो हम उसको तो सुधार नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नन, ठीक है। अगर मान लीजिए एरर फाइंडिंग में आ जाए, और एरर फाइंडिंग में अगर ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट में, चलिए ठीक है, आपने पार्ट ए टिक कर दिया, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर ऐसा हो गया, नीदर अलग कर दिया गया, ऑफ द 10 गर्ल्स अलग कर दिया गया, आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? क्योंकि अब क्या हुआ? नीदर लगा, नीदर सुधारोगे, नन लगा दोगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10 को हटा के क्या करो? 2 कर दो, तब भी आपका सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हो गया। करोगे क्या?
पार्ट ए को ऑप्शन में लोगे या पार्ट बी को ऑप्शन में लोगे, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा प्राइम सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम 10 लड़कियों में से ही कोई एक की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नीदर को चेंज करके नन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नीदर का यूज इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर ये 2 है तो नीदर लगेगा, अगर 2 से ज्यादा है तो नन लगेगा। नीदर का यूज या नन का यूज इस वर्ड के अकॉर्डिंग होता है, नीदर या नन के अकॉर्डिंग इस वर्ड का यूज नहीं होता। अगर हमने देम लिखा है, ठीक है, अगर हमने क्या लिखा, देम लिखा, तो अगर हम इसको 2 के सेंस में मान रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, नीदर का। मतलब टाइम हम किसको मान रहे हैं, इसको, इसके अनुसार इसका यूज करेंगे। अगर हम इसको 2 से अधिक के सेंस में मान रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, नन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको 2 के सेंस में लेंगे तो नीदर का यूज करेंगे, अगर 2 से अधिक के सेंस में लेंगे तो नन का। तो ये नीदर लगेगा या नन लगेगा डिपेंड करेगा इस वर्ड पर, ना कि इसके अकॉर्डिंग इस वर्ड का यूज हो। क्लियर है ना? तो अगर ऐसा कभी आ जाए कि आप इसको सुधार दो तो भी सही, इसको सुधार दो तो भी सही, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा पार्ट लेंगे, यहाँ पे ए पार्ट लेंगे। आगे एक सेंटेंस और इसी कॉन्सेप्ट पर बता देता हूं। अगर एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि neither of the boys, ठीक है, neither of the boys, तो आपको यहां पे मालूम है कि बॉयज कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, neither of the boys, बॉयज कितने होंगे, 2 ही होंगे। फिर यहां पे आगे देखिए, हमने लिखा neither of the boys respect, या कर देते हैं बल्कि has completed डॉट डॉट वर्क। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा चुका है इसलिए पूछ ले रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए हिज, हर या देम का, ठीक है, तो अनडाउटली मैंने बताया है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आप हिज या हर का यूज करोगे अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप केवल और केवल देम का यूज करोगे, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब आप सबसे पहले क्या देखते हो कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, द बॉयज की। तो पहला जो आपके माइंड में जाता है, देन सॉरी देन मैंने लिख दिया, यहाँ पे देयर का ऑप्शन देता हूँ। पहला जो आपके माइंड में जाता है वो क्या जाता है, देयर, क्योंकि द बॉयज लिखा हो। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज कर रहे हो तो उसका सब्जेक्ट, उसका जो पोजीशन होता है वो हमेशा सिंगुलर लिया जाता है, तो हमें किसका यूज करना है, हिज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में, इसको नोट करके अपने रफ में, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर ईच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज कर दिया गया हो तो उसका पोजीशन हमेशा सिंगुलर लिया जाता है, और मोस्ट प्रेफरेबली हम यूज करते हैं किसका, हिज का। ठीक है, अगर क्लियरली यहां पे लिखा होता गर्ल्स, ठीक है, क्लियरली क्या लिखा होता, गर्ल्स, तब हम हिज नहीं लगा पाते, क्योंकि अब तो क्लियर कर दिया गया कि क्या है, फीमेल है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। लेकिन अगर लिखा हो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, अब स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकती है और बॉय भी हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, हिज को लेना। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक और यहाँ पे मेरे ध्यान में बात आ गई, तो मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूज ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे मैंने बताया था ऑफ के बाद हम हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए वही काम हो रहा है। हमने लिखा नन ऑफ देम, क्या लिखा, नन ऑफ देम could solve the sum। हमने एक सम दिया था, किसी को एक क्वेश्चन लगाने के लिए दिया था, और उस क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाया, ठीक है, कोई भी नहीं कर पाया, तो हमने क्या लिखा, नन ऑफ देम। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो कुड सॉल्व है वो हमारी क्या है, वर्ब है, और हमने
डिस्कस किया है कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन उसके साथ आप एक और बात ध्यान रखिएगा, हमने ये भी बताया है कि जब भी आप प्रीपोजिशन लिखिए उसके बाद हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और अगर वो वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसका मतलब आपको जो केस यूज करना है वो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। इसका मतलब यहाँ पे हम देन का ही यूज कर पाएंगे, कभी भी दे का यूज नहीं कर पाएंगे। दे क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम किसके बाद लिख रहे हैं, ऑफ देम के बाद। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, रिपीट करा दिया है मैंने। अगर कभी भी, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अदर वर्ड्स हो, कहीं पे भी हो, अगर प्रीपोजिशन के बाद हमें कोई पर्सनल प्रोनाउन लिखना है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और उम्मीद करता हूं कि इतना सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की इस पार्ट सेकंड में हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर ली है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के यूजेस को सीख लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के यूजेस को सीख लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, और अगर उसके बावजूद आपके मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके क्वेश्चन को अगले वीडियोस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी ये इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टू एडवांस तक के कॉन्सेप्ट पहुंच पाए जो शायद इस लॉकडाउन के कारण या कहीं दूर रहने के कारण कोचिंग्स तक नहीं आ पाते हैं, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।